हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज से हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए की हुई है हमने। और इस सीरीज़ के अंदर हम पर डे आपको एक पेपर सेट देंगे यूट्यूब पर। और जिसमें आज जो हम पेपर सेट डिस्कस करने वाले हैं वो है 10/12/2024 का सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हुआ था। आज से सेट नंबर 1 शुरू हो गया है और पर डे आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1। बोला गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन है उस मुहावरे का अर्थ बताना है, इस ईडियम का अर्थ बताना है। ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, यानी कड़ी मेहनत करना, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना, कड़ी मेहनत करना। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन का मीनिंग। टू बिजी ओवर ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पे झगड़ जाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। टू रिमेन न्यूट्रल, हमेशा एक न्यूट्रल रहना, कोई भी निष्पक्ष ना ले, कोई भी पक्ष ना लेना, ऐसा नहीं होगा। टू बी डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में फंस जाना, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाना। और टू बी अनरिलायबल, अविश्वसनीय तो हो नहीं सकता। देखिए, कड़ी मेहनत करने का मतलब क्या हो गया, कोई भी काम है जो काफ़ी ज़्यादा कठिन है ना। कैसा हो सकता है कोई काम, ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में गिरता जा रहा है, कड़ी मेहनत में गिरता जा रहा है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, यानी परेशानियों में या कड़ी मेहनत में, मतलब बहुत उसको मशक्क़त करनी पड़ रही है उस काम से बाहर निकलने में। तो फिर उसके लिए आप क्या बोलेंगे, कठिन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हु टुक ब्रूनो फॉर अ वॉक। आपको क्या बनाना है, पैसिव फॉर्म बनाना है। मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ पैसिव वॉइस वाला इसका। देखिए, ये हो गया हमारे पास में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाने वाला हूँ। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हु का क्या बनेगा बेटा, बाय हुम बन जाएगा। बाय हुम के बाद में आप किसका यूज़ करेंगे, वाज या वर का। देन आपके पास में ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आ जाएगा आपके पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास में पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। तो शुरू हो जाइए। हु की जगह बाय हुम आना चाहिए, यहाँ विद हुम आ रहा है, कैंसिल। यहाँ बाय हुम है, यहाँ पर भी बाय हुम है, यहाँ पर भी बाय हुम है। ठीक है, फोर्थ वाले में हैज़ आ रहा है, कैंसिल करिए। यहाँ विल आ रहा है, कैंसिल करिए। हमको किसकी ज़रूरत है, वाज या वर की। तो सेकंड वाला ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चले देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो नरेशन से आया है और इसमें क्या बोला गया है, द सॉलिसिटर सेड दैट लेट अस सॉल्व द डिस्प्यूट ओवर द लैंड। ठीक है, जो सॉलिसिटर थे उन्होंने क्या कहा कि हमको इस जो ज़मीन है उसके विवाद को समाप्त करना चाहिए। तो बहुत आसान सी बात है, कभी भी लेटस आए तो सजेशन वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है, सजेस्टेड वर्ड आता है। विज्ड को हटा दीजिए, ये नहीं आएगा। ऑर्डर्ड को हटा दीजिए, ये भी नहीं आएगा। अब सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे। दैट की जगह दैट, दे की जगह दे। अच्छा, कभी भी सजेशन आए तो माइट नहीं आता, सजेशन आता है तो किसका यूज़ किया जाता है, शुड का यूज़ किया जाता है। सेकंड वाला भी कैंसिल। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, लेटस कभी भी आएगा तो सजेशन का यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ आप किसका यूज़ करने वाले हैं, शुड का। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपको जंबल सेंटेंसेस बनाने हैं और जंबल सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे अरेंज की जाएगी। देखिए, हाउ एवर से अचानक से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो यहाँ पर से ए को तो हटा दीजिए। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आल्सो वर्ड लगा हुआ हो तो ये मान के चलिए कि वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हो ही नहीं सकता, वो सेंटेंस के बीच में रहा होगा हमेशा। आल्सो अगर वर्ड आ जाता है तो सेंटेंस के वो बीच में हो सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पर आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो सी बी कैंसिल। अब डी वाला देखिए, दिस की चर्चा हम कब करते हैं, जब पहले हमने किसी का नाम बता दिया हो। मैंने बोला कि मैंने एक मोबाइल खरीदा है, यह मोबाइल, आई बॉट अ मोबाइल, दिस मोबाइल, है ना। तो दिस का यूज हम कब करते हैं, जब हमको कोई पहले कोई चीज के बारे में चर्चा करी जा चुकी हो, फिर उसको दर्शाने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। तो ये भी हमारे पास में कैंसिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका फाइनल आंसर होगा। मैं बता देता हूं कैसे होगा। टी वाज ओरिजिनेटेड इन चाइना बाय इट्स रूलर शेनॉग। शेनॉग नाम के जो राजा थे उनके द्वारा चाय का आविष्कार किया गया था, ये पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद में आ गया ए, हाउ एवर द मोस्ट कंज्यूम टी इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया। टी, सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे पी जाती है, भारत में पी जाती है, नंबर 2।
फिर नंबर थर्ड आ गया, इंडिया आल्सो, मैंने बोला ना कभी भी इसमें वर्ड जो होगा आल्सो जो वर्ड है कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगा। इंडिया आल्सो हैज़ द क्रेडिट ऑफ बीइंग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और इंडिया के पास में ये भी क्रेडिट है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा चाय इंडिया ही बनाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये कारण बता रहा है, इसका कारण क्या है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्रेजेंट, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा वातावरण है जिस वातावरण के अंदर चाय बनाई जा सकती है या उत्पादन की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आइडेंटिफाई ओवर द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा, रिलायबल का मतलब क्या होता है, कोई क्या हो, भरोसेमंद हो, जिस पे हम भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी। रिलायबल का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वर्दी, भरोसेमंद। अननोन का मतलब क्या होता है, जिसको हम जानते नहीं हो, अज्ञात हो जो। अनट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, जो चीट कर सकता हो, छल कर सकता हो। अनकॉमन का मतलब क्या होता है, जो असामान्य हो, जो नॉर्मल ना हो, असामान्य। और अनफैमिलियर का मतलब क्या होता है, जिससे आप, जो अनफ्रेंडली हो, जिससे आप जानते नहीं हो, जिससे आप परिचित ना हो। देखिए, ट्रस्टवर्दी का मतलब भरोसेमंद हो गया, और उसका अपोजिट आपको बताना है, सो ऑप्शन क्या लगेगा, अनट्रस्टवर्दी, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चले बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ही विल कम व्हेन विल बी रेडी। अच्छा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी अगर सेंटेंस में इस वाले पार्ट में, जैसे पहला वाला पार्ट जो है विल शैल में दिया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में बीच में इफ आ जाए या व्हेन आ जाए, या आपके पास में एज सून एज आ जाए, ठीक है, तो इसके तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने क्या सीखा, इफ आ जाए, व्हेन आ जाए, एज सून एज आ जाए, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इनसे पहले विल शैल आ सकता है। ही विल, ये ठीक है, कम ठीक है, व्हेन आ रहा है, व्हेन के बाद में यहाँ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ही विल भी नहीं होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, ही इज रेडी, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा टिक कर दूंगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवर नेबरहुड टोल्ड माई ब्रदर टू कीप एन आई ऑन माई पेट। कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब क्या होता है, निगरानी रखना। क्या होता है, निगरानी रखना, यानी वॉचफुल। अब ये एक मुहावरा है, इसका मीनिंग सेट करके देखते हैं हम लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा टिक होने वाला है। टू अकम्प्लिश समथिंग, टू बी एम्बिशियस, किसी चीज को बहुत ही महत्वाकांक्षा के साथ पूरा करना, ऐसा तो नहीं है। टू वेट फॉर समवन दैट इज डिस्टर्बिंग, किसी चीज का इंतजार करना जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं। टू लुक आफ्टर, देखिए लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, तो किसी चीज का ध्यान देना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर, चलिए 8 पर आ जाइए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेंटेंस 8 वाला आपको ईडियम्स बनाना है, एक मुहावरा इसमें सेट करना। देखिए 2 तरह के पैटर्न है। पहला पैटर्न ये है कि एक ईडियम दिया रहता है, अंडरलाइन करके दिया रहता है, और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं उसके मीनिंग। अब इसका अपोजिट देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इन चारों जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन 1 2 3 4, ये चारों के चारों ईडियम्स हैं, इनमें से एक ईडियम्स उसके अंदर सेट होगा, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं सेंटेंस में इसके सारे के सारे फॉर्मेट के मीनिंग आपको क्लियर कर दूं। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ आशीर्वाद। क्या होता है, छिपा हुआ आशीर्वाद, ठीक है। शुरुआत में कोई चीज खराब लग रही थी लेकिन बाद में अच्छी लगने लगी। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक कहना। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, किसी को गुड लक कहना। फिर उसके बाद में हमारे पास में कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या होता है, भारी कीमत, बहुत भारी, भारी कीमत चुकाना, भारी कीमत, ठीक है। नेक्स्ट है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब इसका मतलब क्या होता है, शरीर और आत्मा को एक साथ रखना, मतलब किसी भी चीज को शरीर और आत्मा को एक साथ रखने का मतलब मजबूत रहना, ठीक है, और शांत रहना। कैसा रहना, शांत रहना, अपनी चीज पर डटे रहना, शांत रहना, मजबूत रहना, एकता के साथ रहना, शांत रहना, ये सब हो जाएगा।
एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज़ लीड अ हाइक इन द प्राइस ऑफ डे टू डे कमोडिटी। देखिए महंगाई ने, भारी भरकम महंगाई ने देश के अंदर क्या कर दिया है, प्रतिदिन होने वाले जो भी हैं, प्रतिदिन होने वाले व्यापार पर भी काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गई है, ऊंचाई पहुंच गई है। इट हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट टू, अब इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि क्या हम उसमें शांत बैठ सकते हैं? नहीं। अब जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हमारे लिए मुसीबत का सबक बन गई है, तो हमारे लिए शांत बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ आशीर्वाद तो है नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। महंगाई बढ़ रही है तो ये कोई गुड लक होता है? नहीं होता। कॉस्ट एंड आर्म लेंथ, बहुत भारी कीमत, नहीं ये नहीं। बोला गया है कि अब लोगों का शांत बैठना बहुत मुश्किल है जब महंगाई इतनी बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है इसको प्रॉपरली समझते हैं। 9 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में इसके ऑप्शन बने हुए हैं। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है चारों ही सेंटेंस में। तो शुरू करेंगे, कहाँ से एरर मिलने वाली है। माई आइडिया कैन बी अ की। देखिए की एक नाउन है, नाउन से पहले एक आर्टिकल आ रहा है तो ये ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाले में आर्टिकल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, छोड़िए यहाँ पर, ये गलत हो गया ये। अच्छा की में किसकी आवाज़ आ रही है? का की आवाज़ आ रही है। का के लिए आप ए का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एन दिया हुआ है तो इसको भी आप कैंसिल करिए। यहाँ पर ए की दिया हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए आप फर्स्ट और फोर्थ बचा। आइडिया आइडिया, फॉर क्रैकिंग क्रैकिंग, डिफ़िकल्ट, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ए। अब एक्सट्रीमली को अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तो किसकी आवाज़ आ रही है? ए की आवाज़ आ रही है। जब ए की आवाज़ आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं, ना कि ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। फोर्थ वाले ऑप्शन में देखिए आर्टिकल क्या आ रहा है? एन आ रहा है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब जो एरर आ रही है ना आजकल आपके एग्जाम में, वो आर्टिकल से रिलेटेड आ रही है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। 10 वाले में क्या बोला गया है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म मीनिंगफुल पैराग्राफ। द फर्स्ट पार्ट आर इज फिक्स्ड। देखिए इसके अंदर बोला गया है कि एक जम्बल्ड ऑर्डर है, सेंटेंस को आपको प्रॉपरली व्यवस्थित करना है, एक क्रम में लगाना है, और वो ये क्या बोल रहा है? द फर्स्ट पार्ट आर इज फिक्स्ड। ये जो आर वाला सेंटेंस है ना, ये फिक्स्ड है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये सेंटेंस की स्टार्टअप है, ये बीच में नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में आ सकता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? क्या आंसर होने वाला है हमारा देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आर से सेंटेंस शुरू हुआ है, मैन यूजुअली मेक मोर डिसीजंस, पुरुष ज्यादातर डिसीजन लेते हैं। अच्छा, दे हैव अ मेजर से इन इकोनॉमिक मैटर, उनका इकोनॉमिक मैटर में बहुत बड़ा योगदान है। एकदम से तो नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते एकदम से। अच्छा इसको चेक करें, बी वाले को। मेक मोर डिसीजन अर्निंग, देखिए ये कुछ यूजली मेक मोर डिसीजन अर्निंग अ लिवलीहुड, ऐसा तो कुछ सेट नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए ए से। पहला मैंने ए रखा, अब मैं चेक कर रहा हूँ ए के बाद में सी है। अच्छा ए के बाद में उन्होंने सी दिया हुआ दोनों ही ऑप्शन में। तो देखिए मैन यूजली मेक मोर डिसीजन एंड सर्टेनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, पुरुष ज़्यादातर फैसले लेते हैं और उनमें से निश्चित रूप से कुछ फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंस मैन प्ले अ बिगर रोल, चूंकि ये मानव क्या करता है? एक बड़ा रोल अदा, पुरुष क्या करते हैं? एक बड़ा रोल अदा करते हैं इन। अब देखिए इन क्या है? इन एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद में आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म किस में लगा हुआ? अर्निंग में। तो इन के बाद में क्या होनी चाहिए? अर्निंग। सी के बाद में बी आना चाहिए, सी के बाद में क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब इससे ये क्लियर होता है कि फर्स्ट वाला पॉइंट तो आंसर नहीं है, लेकिन थर्ड वाला ही इसका आंसर है। तो क्या बोला? सेकंड वाला ही आंसर है। वर्ल्ड दे हैव अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक मैटर्स, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या बोला गया है? टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू रीच आउट टू मोर स्टूडेंट। टेक्नोलॉजी ने अब ये संभव बना दिया है कि हम बहुत सारे विद्यार्थियों तक पहुंच सकते हैं। एंड इट हैज़ आल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू डिलीवर द सेम लेसन।
और ये पॉसिबल क्यों हो पाया है? सेम लेसन इन अ मच मोर डैश मैनर, कि हम जो लेसन एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं, तो सेम इंग्लिश में ऑफलाइन वाले बैच में भी पढ़ा रहा हूँ, सेम इंग्लिश में ऑनलाइन वाले बैच में भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो सिमिलरिटी है ये किसके कारण आई है? ये आई है टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस। तो देखिए पहला जो वर्ड है ना लंबरिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए पहला तो उसका एक मीनिंग होता है कि लकड़ी का तख्ता होता है, लकड़ी का कोई तख्ता हो, एक तो इसका मीनिंग ये होता है। एक मीनिंग क्या होता है इसका? काफ़ी ज़्यादा शोर मचाना, मेक अ नॉइज, ठीक है, ये भी होता है इसका मीनिंग। तो जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या शोर मचाते हुए पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, इनकम्बरिंग का मीनिंग और देखिए, इनकम्बरिंग का मतलब होता है किसी चीज में रुकावट डालना, हर्डल। इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी काम को करने में असमर्थ हो, अनएबल, कोई एबल नहीं हो किसी काम को करने में, अनएबल। नेक्स्ट है रिसोर्सफुल, इसका मतलब होता है साधन संपन्न, है ना। इसमें क्या पता चल रहा है कि उसके पास में रिसोर्सेज हैं, उसके पास में वो सारे साधन हैं जिससे वो पढ़ाई कर सकता है। तो यही इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड और फोर्थ भी नहीं होगा आंसर। 12 पर आ जाइए, क्या बताना है आपको? एक्टिव वाइज बताना है, और एक्टिव वाइज बताना बहुत आसान है। देखिए हमारे पास में अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय पहले विल आता है, फिर शैल आता है, फिर बी आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये कंटेंट आ जाता है हमारे पास में। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? द फीफा कप 2022 विल बी वॉन बाय द फ्रांस। एक चीज कंफर्म हो गई, सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस में हमको किस में बनाना है? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस बनाते समय विल शैल के साथ में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे विंस आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पे वुड आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, अभी चेक करते हैं इसको। यहाँ विल बी आ रहा है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस से हम एक्टिव में जा रहे हैं। देखिए विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल मॉर्निंग। देखिए विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आ रही है, लिसन के साथ में टू आ रहा है, ठीक है, रेडियो से पहले द आ रहा है, ये भी ठीक है, ऑल मॉर्निंग। मेरे हिसाब से इसके अंदर नो एरर है, कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। 14 पर आ जाइए, 14 क्या कह रहा है? पीजो टू प्लेज, पीजो टू है शायद, या पीजो टू है, plays an critical role along with the piezo 1 to regulate a important psychological process of the brain to understand। देखिए अब इधर पे दो चीज़ें बताई गई, पीजो 2 बताया गया, पीजो 1 बताया गया, और इनके किरदार के बारे में बताया गया कि साइकोलॉजी प्रोसेस के अंदर ये एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। अब आपको दिए गए सेंटेंस में क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है। ध्यान रखिए कभी भी ऐसा रेक्टिफाई वाला सेंटेंस आए, मैं इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि वो सेंटेंस आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड हो रहा है। ज़्यादातर जो एरर देखने को मिल रही हैं वो आर्टिकल चैप्टर से ही देखने को मिल रही हैं। तो शुरू हो जाइए। आर्टिकल चैप्टर में मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको शेयर कर रहा हूँ। कभी भी आ से लेके अंगा तक आए तो एन लगाइए, और का से लेके ज्ञा तक आए तो फिर आप ए लगाइएगा। तो शुरू हो जाएंगे। पीजो 02 प्लेज एंड क्रिटिकल, क्रिटिकल में का की आवाज़ आ रही है, यहाँ क्या आ रहा है? ए आ रहा है, कैंसिल करो, फर्स्ट तो गया। पीजो प्लेज क्रिटिकल, क्रिटिकल एक नाउन है, और सॉरी क्रिटिकल रोल, तो ये क्या हमारे पास में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल आता है, ये भी कैंसिल करिए, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा फिर, अच्छा इसमें देखिए यहाँ ए क्रिटिकल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे द क्रिटिकल लगा हुआ है जो कि गलत है। क्रिटिकल से पहले का की आवाज़ आ रही है ना, जब का की आवाज़ आती है तो ए का यूज़ किया जाता है। अ क्रिटिकल रोल अलोंग विद द पीजो टू रेगुलेट, इम्पॉर्टेंट में देखिए यहाँ पर एन इम्पॉर्टेंट आ रहा है, ये भी सही है, यहाँ पर इसमें द इम्पॉर्टेंट आ रहा था, गलत था, यहाँ ए इम्पॉर्टेंट आ रहा था, द इम्पॉर्टेंट आ रहा था, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए सही आर्टिकल का यूज़ जो है ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 15 पर आ जाएंगे। 15 में क्या बताना है बेटा? एंटोनिम्स बताना है आपको। एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, प्रेस करना, ठीक है, किसी की क्या करना? प्रशंसा करना। अच्छा कंसाइनसेंस का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को
लोगों के सामने लाना या संज्ञान में लाना, लोगों को याद दिलाना। ठीक है। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी को इंसल्ट कर देना। ठीक है। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, कंप्लीट करना। और डिमिनिश का मतलब क्या होता है बताइए, किसी चीज को कम करना, डिप्लीट करना। ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पढ़ा है आपने, वही है। तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करने का अपोजिट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, इंसल्ट करना। 16 पर आ जाइए, आपको अंडरलाइन जो वर्ड दिया गया है उसका उस पर पे आपको सही आंसर सेट करना है। एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस हैड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स ऑफ यंग लेडी। देखिए एलिगेंस आकर्षण और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, आकर्षण और बुद्धि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं महिलाओं के चरित्र के, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, अच्छा देखिए यहाँ एम तो आएगा नहीं, एम बिंग तो आएगा नहीं। आर द टू, ये होने की संभावना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना है, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो लोग दिए गए हैं। ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। यहाँ पे वर्ब हैज अगर देखे तो सिंगुलर वर्ब है, यहाँ बीन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही आंसर होने वाला है इसका। ठीक है। 17 पर आ जाते हैं और सिनोनिम आपको बताना है, वर्ड है हिंट। हिंट का मतलब क्या होता है, जो पिछला वाला हो, है ना, कोई काम जो बाद में हुआ हो, लेटर, बाद वाला। फोर का मतलब क्या होता है, कोई चीज आगे हुई हो यानी कि फॉरवर्ड, अगला। एंटेरियर का मतलब क्या होता है, पुराने समय का, पूर्व काल का, पूर्वकालिक या पूर्व काल का। वेंट्रल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू स्टमक, पेट से संबंधित, स्टमक। नेक्स्ट है रियर, रियर का मतलब क्या होता है, कोई चीज पिछला हो। तो अभी हमको क्या बताना है, जल्दी बताइए, हमको बताना है सिनोनिम। लेटर का मतलब पिछला होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हिंड का क्या हो जाएगा उल्टा, पिछला, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, बताइए जल्दी, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइएगा मेरे को, क्या आंसर आ जाएगा इसके अंदर। एंटोनिम बताना है आपको दिए गए वर्ड का। रुखसाना वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस अगेन बट फियर वाज नाउ हर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थाई, स्थाई, स्थिर। तो बोल रहा है कि रुखसाना घर में दोबारा से अकेली है, लेकिन अब उसका जो डर है वो उसका एक स्थायी साथी बन गया है। अच्छा, बोरिंग का मतलब बोर हो जाना होता है। स्टेडी का मतलब होता है आप एक जगह पे स्थिर हैं, स्टेबल हैं। चेंजिंग का मतलब है आप बदल रहे हैं, मोबाइल कंडीशन है, कंडीशन बदल रहे हैं। फ्रेंडली मतलब मित्रवत। आपको क्या बताना है इसका, एंटोनिम बताना है। कांस्टेंट का मतलब स्थायी होता है, चेंजिंग का मतलब अपनी जगह को बदलते रहना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। 19 पर आ जाइए, 19 में क्या करना है, आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन जाना है। मैं इसकी एक ट्रिक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज याद रखेंगे आप, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अगर आपके पास में डायरेक्ट नरेशन में इज, एम, आर आ जाए, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आपको उसको किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, वाज या वर में कर देना चाहिए। तो शी सैड की जगह सैड है, सेज नहीं आएगा, सेकंड वाला कैंसिल करिए। दूसरा, अभी मैंने बताया अगर क्वेश्चन में वाज दिया हुआ, देखिए ये जो ऊपर दिया हुआ ये इनडायरेक्ट नरेशन है। और अभी हमको क्या बनाना है, डायरेक्ट नरेशन बनाना है, यानी कि अपोजिट जाना है। तो वाज वर्ग का किस में कन्वर्ट होता है, इज एम आर में। तो देखिए इज एम आर किस में आ रहा है, यहाँ तो शुड आ रहा है, कैंसिल हो गया। यहाँ वाज का वाज आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ विल आ रहा था, सेकंड वाला कैंसिल। यहाँ पहला वाला ही है जो सही है। ठीक है। और द फॉलोइंग डे जो होता है उसका डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, टुमारो। आंसर मेरा कौन सा लगने वाला है बताइए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच दोबारा से बनानी है, तो इसकी ट्रिक को समझ लीजिए, बहुत आसान होने वाला है। अगर आपके पास में डायरेक्ट नरेशन है और एक है हमारे पास में इनडायरेक्ट नरेशन है, तो डायरेक्ट नरेशन में अगर आपके पास में विल आता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वुड में कन्वर्ट होता है।
तो बस कन्वर्ट करना शुरू करिए, सब कुछ ठीक है। द कस्टमर आज द ट्रेटर, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, इफ़ तक सब कुछ ठीक है। ही यहाँ पे देखिए वुड लाइक आ रहा है, क्या क्वेश्चन में कहीं पे विल के बाद में कोई लाइक वर्ड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, फोर्थ वाला कैंसिल। थर्ड वाला देखिए विल के बाद में हैव आ रहा है, हाँ सर विल के बाद में हैव आ रहा है, तो क्वेश्चन में भी विल है और आंसर में भी विल है, तो ये तो पॉसिबिलिटी कम होती है। विल का किस में कन्वर्ट कर दिया? वुड में कन्वर्ट कर दिया, और हैव आ रहा है, यही इसका सही आंसर होगा। विल हैव का क्या बन जाता है? वुड हैव। फर्स्ट वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, विल का वुड होता है, बस इतना ही याद रखिए। लेकिन साथ में विल हैव है तो विल हैव रहेगा, और लाइक वर्ड है तो फिर लाइक वर्ड रहेगा। ठीक है, 22 पर आइए। 22 क्या कह रहा है? द अर्थ हैज़, देखिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इसके अंदर जो वर्ड है कभी भी आपके पास में एरर फाइंडिंग के लिए आ जाए और चारों सेंटेंस एक जैसे लिखे हुए हों, तो आप 90% ये मान के चलिए कि आर्टिकल का ही खेल है उसके अंदर। किसका खेल है? आर्टिकल चैप्टर का खेल है। अर्थ से पहले एन आता है क्या? नहीं आता। अर्थ से पहले एन आता है क्या? नहीं आता। अर्थ से पहले द आता है, बिल्कुल सही है। अर्थ से पहले ए आता है क्या? नहीं आता। अर्थ से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, यही इसका आंसर है। हो गया, बाकी सोचना ही नहीं है आपको पूरा सेंटेंस में, पहले ही एरर मिल गया। अब 22 वाले में देखते हैं, 22 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो देखते से पता चल रही है, एंड से कोई सेंटेंस शुरू होता है क्या? तो क्यू से तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो क्यू वाला तो कैंसिल करो, ये तो गया क्यू। ठीक है, एस, अचानक से वेयर से कोई सेंटेंस शुरू हो जाएगा क्या? नहीं। वेयर आइस हैज़ बीन कन्फर्म, अगर वेयर से सेंटेंस शुरू करते तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिया रहता, तो हम उसको क्वेश्चन मार्क मान लेते, लेकिन ये कंजंक्शन का काम कर रहा है तो एस भी हो गया कैंसिल। अब पी और आर बचे हुए, अब इनको पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं जरा पढ़ के देखता हूँ, पी से शुरू करके देखता हूँ। द साउथ पोल ऑफ द मून, द आर्ट मैरिज, अगर पी के बाद में आर रखता हूँ, द आर्ट मैरिज मिशन विल एक्सप्लोर एंड वेयर नो वन हैज़ बीन बिफोर। नहीं, ये कुछ मैच नहीं कर रहा, प्रॉपर सेंटेंस का सेंस नहीं आ रहा। फोर्थ वाला होना चाहिए, देखिए पहले आ आएगा, द आर्ट मैटिस मिशन विल एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर करने जा रहा है? द साउथ पोल ऑफ द मून, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को ढूंढने के लिए जा रहा है। फिर आएगा एस, वेयर आइस हैज़ बीन कन्फर्म टू एग्जिस्ट विद इन द क्रेटर, जहां पर बर्फ होने की प्रबल संभावना है। एंड वेयर नो मैन हैज़ ईवर बीन बिफोर, जहां पर कोई भी व्यक्ति पहले से नहीं था, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 23 पर आते हैं। 23 में क्या दिया हुआ है? शोइंग, शो केसिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द हिस्टोरिक साइंटिफिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट बाय टेकिंग अस बैक इन टाइम, म्यूजियम आर ऑलवेज। अच्छा, देखिए सबसे पहले ढूंढिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ढूंढिए हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब को ढूंढिए, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढिए। म्यूजियम हो गया आपके पास में सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारे पास में आर, या मेन वर्ब मान लीजिए उसको। 23 में ध्यान रखेंगे कैसे करना है 23 वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि सेंटेंस किससे शुरू होने वाला है? आर से। तो क्यू से सेंटेंस शुरू होगा क्या? नहीं, बाय टेकिंग से नहीं हो सकता। एस से सेंटेंस ट्रीजर ट्रोवर्स नहीं हो सकता। पी से शोकेसिंग नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका फाइनल आंसर है। म्यूजियम्स आर ऑलवेज, फिर आएगा एस, ट्रीजर ट्रोव्स फॉर इंफॉर्मेशन। म्यूजियम हमेशा क्या रहा है कि हमारे पास में ज्ञान का खजाना रहा है। शो केसिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक कल्चर इंटरेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं? हिस्टोरिक और साइंटिफिक कल्चर्स का इंटरेस्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। बाय टेकिंग अस बैक इन टाइम, जो हमको पुराने समय में ले जाता है, सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 24 पर आ जाइए। आपको पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत आसान होने वाला है बेटा, कभी भी ध्यान रखिए। अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बेटा आप क्या करोगे? इज, एम, आर के साथ में आप बीइंग का यूज़ करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। बस ढूंढना चालू करिए। यहाँ पर इज डूइंग एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे वाज आ रहा है, गलत हो गया फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में वाज बीइंग आ रहा है, गलत है।
थर्ड वाले में हैज़ बीन आ रहा है, गलत है। फोर्थ वाले में इज बीइंग आ रहा है, जो कि सही है। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोज़ में ना फालतू की इधर उधर की बकवास नहीं करता हूँ। मैं बच्चों को जाने का मेरा काम नहीं है। मेरा सिर्फ एक काम है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, ना कि उनको फालतू भटकाया जाए। आपका पेपर है, आपके पास अब इतना समय है नहीं है कि आप किसी तरह का फालतू मोटिवेशंस में फंसे। आप सिर्फ अपनी बुक्स उठाइए, और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशंस होता है आपके पेरेंट्स और आपकी सिचुएशन। अगर आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं तो आप मोटिवेटेड हैं। अगर आप अपने माता पिता के लिए थोड़ी सी खुशी ला पा रहे हैं, उनके जीवन में खुशहाली ला पा रहे हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर हैं और सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है जीवन, है ना। तो कुछ और करने की ज़रूरत है, फिर कुछ और करिए। देखिए आगे की तरफ देखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। अगर कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए, फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है SIS, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर लगाइए और साथ में क्या लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। इज एम आर लगाएंगे और क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुरू हो जाइए। लव्स फिफ्थ फॉर्म है, इज एम आर और थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है। यहाँ वाज आ रहा है, कैंसिल करिए। यहाँ पर इज और थर्ड फॉर्म आ रही है, थोड़ा सा होल्ड करके चेक करते हैं, बाकी को भी देखते हैं। नंबर थर्ड वाले में वाज बीइंग आ रहा है, जो कि गलत है। फोर्थ वाले में इज बीइंग आ रहा है, जो कि गलत है। एक ही ऑप्शन है जो सही चीज़ को बता रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो देखो बेटा, इसके यहाँ आज इस पहले वाला जो मेरा जो सेट 1 है उसके अंदर मैंने 25 क्वेश्चन कवर अप किए हैं। ठीक है, जब मेरे पास सेट 2 आएगा, यानी कि कल के दिन जो मैं सेट 2 आपको दूंगा, तो उस सेट में मैं 26 से लेकर पूरा 50 तक क्वेश्चंस को कवर करूंगा। तो कल जो वीडियो मेरा पोस्ट होगा तैयार रहिएगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक सेट के अंदर पूरे के पूरे मेरे 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आज 25 मैं कंप्लीट करा चुका हूं। कल मैं इसके आगे का डिस्कशन करूँ। तो तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।